हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नैंसी। सभी को राम राम, सभी को नमस्ते, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। तो आज जो है वो हमारे राजस्थान की ज्योग्राफी चल रही थी, उसमें जो है वो हम आगे के टॉपिक को कवर करते हुए चलते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जो मेन जो हमारा टॉपिक लास्ट रह गया था वो हमारा क्या था कि पहले हम जो थे वो बालूका स्तूपों के बारे में पढ़ रहे थे। तो बालूका स्तूपों में जो है वो हमने एक अनुदैर्ध्य बालूका स्तूप के बारे में जो वो आपको पढ़ा दिया है। तो आप स्टार्टिंग से जो वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं उन वीडियो को देखते हुए जो है वो आना, कि बीच में अगर आप पढ़ोगे तो आपको जो वो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप जो है वो सबसे पहले उन वीडियो को देखना और फिर उसके बाद में जो है वो आप इस वीडियो को देखना। अब हम जो है वो अपना नेक्स्ट जो बालूका स्तूप आता है, यानी कि हम बात कर रहे थे बालूका स्तूप युक्त प्रदेशों के बारे में। फिर हमने बात करी थी कि कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है उसके बारे में, फिर कौन कौन से अलग अलग बालूका स्तूप आ जाते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे थे। उसी में जो है वो आज हम देखेंगे अनुप्रस्थ बालूका स्तूप, या फिर इसको जो है वो आड़े बालूका स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि दूसरा हमारा बालूका स्तूप जो आता है वो अनुप्रस्थ या आड़े बालूका स्तूप, यानी कि इसको अनुप्रस्थ बालूका स्तूप भी बोल सकते हैं हम, और या फिर इसको जो वो आड़े बालूका स्तूप भी बोल सकते हैं। आड़े बालूका स्तूप कैसे? तो यह है पवनों की दिशा के समकोण बनते हैं। यानी कि यह पवनों की दिशा के समकोण बनते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम कैसे बनते हैं? तो ये इस प्रकार के जो एल आकृति होती है उसी के समान जो है वो अनुप्रस्थ बालूका स्तूप या फिर आड़े बालूका स्तूप बनते हैं। यह जो है वो पवनों की दिशा के समकोण बनते हैं, यानी कि हवा के समकोण बनने वाले जो बालूका स्तूप आ जाते हैं वो अनुप्रस्थ बालूका स्तूप या फिर आड़े बालूका स्तूप के नाम से इनको जाना जाता है, ये आ जाते हैं। नेक्स्ट बालूका स्तूप के बारे में हम बात करेंगे, वो हमारा आ जाता है बरखान। लेकिन अगर हम जो है वो बात करें तो अनुप्रस्थ बालूका स्तूपों का जो विस्तार जो है वो कहाँ पे देखने को मिलता है, तो इनका विस्तार के संबंध में बातें आती हैं, तो वो हम विस्तार भी देख लेते हैं। तो अनुप्रस्थ बालूका स्तूपों का विस्तार जो होता है वो झुंझुनू, इसके साथ में ही चूरू, बीकानेर, यानी कि जो अनुप्रस्थ बालूका स्तूप या आड़े बालूका स्तूप जो आते हैं उनका विस्तार राजस्थान के कौन कौन से जिलों में आ जाता है? तो झुंझुनू में आ जाता है, चूरू में आ जाता है, और इसके साथ में बीकानेर के कौन से में आता है? तो पुंगल में आता है। और एक जो आता है वो एक कहाँ पे आ जाता है? तो रावतसर हनुमानगढ़ में आ जाता है। और इसके साथ में जो वो सूरतगढ़ गंगानगर में। यानी कि जो अनुप्रस्थ या आड़े बालूका स्तूप जो आते हैं वो पवनों की दिशा के समकोण बनते हैं, और इनका विस्तार जो आता है वो झुंझुनू में आता है, चूरू में आता है, हनुमानगढ़ की रावतसर में आता है, और इसका बीकानेर में जो वो पुंगल में आ जाता है, और श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ में आ जाता है। और ये हवाओं के समकोण बनते हैं या पवनों की दिशाओं के समकोण बनते हैं। किस प्रकार के आते हैं? तो ये इस प्रकार के आते हैं। अब हम दूसरे बालूका स्तूप यानी कि बरखान या बरछान बालूका स्तूप के बारे में बातें करेंगे। तो ये जो बालूका स्तूप जो आते हैं इनका सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे आ जाता है? तो इनका सर्वाधिक विस्तार जो आता है बरखान बालूका स्तूपों का वो शेखावाटी क्षेत्र में ज़्यादा आता है। शेखावाटी क्षेत्र कौन कौन सा आ जाता है ये आप सभी को पता ही है। तो बरखान या बालूका स्तूपों का जो विस्तार जो आता है वो शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये किस प्रकार के आते हैं? तो ये इस प्रकार के आते हैं, यानी कि बरखान या बरछान बालूका स्तूप जो आते हैं वो ऐसे आते हैं। ये है नवीन यानी कि ये जो बरखान या बरछान बालूका स्तूप जो आते हैं वो नवीन बालूका स्तूप आते हैं। यानी कि ये बालूका स्तूप नवीन आते हैं, और इसके साथ में जो है सर्वाधिक नुकसानदायक बालूका स्तूप भी आते हैं, यानी कि नवीन बालूका स्तूप आते हैं। और ये क्या है कि ये बहुत ज़्यादा गतिशील बालूका स्तूप आते हैं, यानी कि नवीन व गतिशील बालूका स्तूप आते हैं। और इनकी आकृति कैसी आती है? इनकी आकृति आप देख ही रहे हो कि ये आधे चंद्रमा की तरह लग रहे हैं। तो अर्धचंद्राकार रेत के
अर्धचंद्राकार रेत के टीले के समान इसकी आकृति आती है और यह सर्वाधिक नुकसानदायक है। यानी कि बरखान या बरछान बालू का स्तूप जो आते हैं इनकी आकृति अर्धचंद्राकार रेत के टीले के समान आती है और ये सर्वाधिक नुकसानदायक होते हैं और मध्य में ऊंचाई इनकी अधिक आती है। मध्य में ऊंचाई अधिक, यानी कि बरखान या बरछान बालू का स्तूपों की मध्य में ऊंचाई अधिक आती है और ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं और नवीन बालू का स्तूप होते हैं। और इनकी अगर हम ऊंचाई के बारे में बात करें, यानी कि इनकी ऊंचाई कितनी आ जाती है, तो 10 से 20 सेंटीमीटर जो है वो इनकी ऊंचाई, सेंटीमीटर नहीं बल्कि मीटर, ओके कॉन्स्टेंट, यानी कि इनकी ऊंचाई कितनी आ जाती है, तो 10 से 20 मीटर तक इनकी ऊंचाई आ जाती है। और इनकी चौड़ाई के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन तो बनेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रख लो कि 100 से 200 मीटर तक जो है वो इनकी ऊंचाई आ जाती है, चौड़ाई आ जाती है, सॉरी, यानी कि इनकी चौड़ाई कितनी आ जाती है, तो 100 से 200 मीटर तक जो है वो इनकी चौड़ाई आ जाती है। और अगर हम बात करें तो ये जो है वो पवनों की दिशा में ढाल को उत्तरोत्तर व विपरीत ढाल को नतोदर कहते हैं। अब आप बोलोगे मैम ये क्या है, तो अगर बालू का स्तूपों की पवन की दिशा में बरखान का ढाल है, यानी कि पवन की दिशा में बरखान का ढाल है, पवन की दिशा में बरखान का ढाल है, तो उसको क्या कहते हैं हम, अनुत्तर कहा जाता है, अनुत्तर सॉरी। और अगर इसके विपरीत ढाल होता है तो उसको नतोदर कहा जाता है, नतोदर, नाम ही नहीं निकल रहा है, इसको क्या कहते हैं, अनुत्तोदर कहते हैं। और इसके विपरीत अगर ढाल होता है, यानी कि विपरीत दिशा की तरफ इसका ढाल होता है, तो इसको क्या कहा जाता है, नतोदर कहा जाता है। तो ये दोनों जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इससे जो है वो क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे शॉर्ट से, और फिर आप जो है वो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाओगे। फिर हम जो है वो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका विस्तार जो है वो कहाँ पे आ जाता है। बरखान बालू का स्तूप का विस्तार। यानी कि राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले आ जाते हैं जहाँ पे बरखान बालू का स्तूप का विस्तार आता है, तो उसमें अगर हम बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र, सीकर, झुंझुनू यहाँ पे भी आता है और भालेरी चूरू में भी आता है। यानी कि भालेरी चूरू में इसका विस्तार आता है, झुंझुनू में इसका विस्तार आता है, सीकर में आता है, और एक इधर जो है वो करनी माता, लूणकरण सर ये कहाँ पे आते हैं, तो बीकानेर में आते हैं। और लूणकरण सर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो है वो राजस्थान के राजकोट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे मूंगफलियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। और करनी माता के मंदिर के बारे में तो आप जानती हो। और इसके साथ में जो है वो ये जो है वो एक यहाँ पे और आ जाता है, जो कि जोधपुर में आता है, ओशिया जोधपुर ग्रामीण, ओशिया जोधपुर ग्रामीण में इसका विस्तार आ जाता है। और एक इसके साथ में जो वो यहाँ पे यानी कि सूरतगढ़ गंगानगर में इसका विस्तार आ जाता है। सूरतगढ़ गंगानगर में जो है वो इसका विस्तार आ जाता है। यानी कि अगर हम बात करें तो जो बरखान या बरखान बालू का स्तूप जो आता है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है, यानी कि बरखान बालू का स्तूप का विस्तार राजस्थान के कौन कौन से जिलों में देखने को मिलता है। तो ये हमारे राजस्थान के मैप के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो भालेरी चूरू में, झुंझुनू में, सीकर में, ओशिया जोधपुर ग्रामीण में, करनी माता, लूणकरण सर बीकानेर में, इसके साथ में सूरतगढ़ गंगानगर में। अनुप्रस्थ आड़े बालू का स्तूप जो होते हैं वो पवन की दिशा के समकोण होते हैं, इसलिए इनको आड़े बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। इनका विस्तार झुंझुनू में, चूरू में, बीकानेर की पुंगल तहसील में, रावतसर, हनुमानगढ़ में, सूरतगढ़ गंगानगर में। इसके साथ में तीसरा हमारा था बरखान बरछान बालू का स्तूप, यानी कि बरखान बालू का स्तूप को बरछान बालू का स्तूप के नाम से भी जाना जाता है।
इनका सर्वाधिक विस्तार तो शेखावाटी क्षेत्र में देखने को मिलता है, यानी कि शेखावाटी क्षेत्र में सिक्कर, चूरू, झुंझुनू यहाँ पे आ गए हैं, तो ये शेखावाटी क्षेत्र इसके अंतर्गत आ गया है। फिर अगर हम बात करें तो ये सर्वाधिक नुकसानदायक होते हैं। कौन से बालू का स्तूप? तो बरखान बालू का स्तूप। इनकी आकृति अर्धचंद्राकार रेत के टीले की तरह होती है। मध्य में जो इनकी ऊंचाई जो होती है वो सर्वाधिक होती है। यह नवीनतम व गतिशील बालू का स्तूप होते हैं। इनकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर तक होती है। चौड़ाई जो होती है वो 100 से 200 मीटर तक होती है। ये पवन की दिशा के अनुसार, यानी कि पवन की दिशा के में इन बरखान स्तूपों का जो ढाल जो होता है उसको उत्तोत्तर के नाम से जाना जाता है, और विपरीत दिशा में जो ढाल होता है उसको नतोत्तर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये सर्वाधिक नुकसानदायक होते हैं। ये तो हुए हमारे 2 बालू का स्तूप, यानी कि 3 बालू का स्तूप हो गया। अब हम नेक्स्ट बालू का स्तूप के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा बालू का स्तूप आ जाता है स्टार या तारा बालू का स्तूप। अब जब इसमें जो है वो क्या है कि इसमें जब स्टार लिख ही रखा है तो आपको पता हो जाना चाहिए कि ये स्टार यानी कि तारे के समान होगा, यानी कि इसका नाम भी जो है वो इसी के अकॉर्डिंग पड़ा है, यानी कि स्टार या तारा बालू का स्तूप के नाम से इसका पड़ा है। और अगर हम इसकी ऊंचाई के बारे में अगर बात करें तो इनकी ऊंचाई कितनी होती है? तो इसकी ऊंचाई होती है 10 से 25 मीटर इनकी ऊंचाई होती है। और ये बालू का स्तूप जो होते हैं वो पवनों के अनियमितता के कारण बनते हैं। यानी कि जो स्टार या तारा बालू का स्तूप जो होते हैं इनकी ऊंचाई कितनी होती है? तो 10 से 25 मीटर तक जो है वो इनकी ऊंचाई होती है। और ये जो है वो अनियमित पवनों के प्रवाह के द्वारा बनते हैं, यानी कि ये है अनियमित पवनों के प्रवाह के कारण बनते हैं। यानी कि आप देख ही रहे हो कि इधर से पवन, उधर से पवन, इधर से पवन, यानी कि चारों तरफ से, यानी कि अनियमित पवनों के प्रवाह के कारण जो है वो स्टार या तारा बालू का स्तूप बनते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बात बता दूं कि जैसे ही मैं जो है वो बोर्ड से हटती हूँ, यानी कि बोर्ड से साइड होती हूँ, तो आप ये सारी चीज़ें जो है वो नोट कर लेना या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। या फिर और आपका कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया करो कि हमें साफ दिखाई नहीं दे रहा है या फिर कुछ कट के आ रहा है, तो हम जो है वो उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आप जो है वो अच्छे से नोट कर लो, इसके नोट्स बना लो आप। तो इसमें अगर हम देखें तो यह जो है वह अनियमित पवनों के प्रवाह के द्वारा इनका निर्माण होता है, और अनियमित पवनों के प्रवाह के कारण इनका निर्माण होता है, इसलिए इसको हमाद स्थलाकृति के नाम से जाना जाता है। हमाद स्थलाकृति, यानी कि किन बालू का स्तूपों को जो वो हमाद स्थलाकृति के रूप में मिलते हैं, यानी कि कौन से बालू का स्तूप है जो कि हमें हमाद स्थलाकृति के रूप में मिलते हैं, तो वो स्टार या तारा बालू का स्तूप आ जाते हैं। हमाद स्थलाकृति के रूप में मिलते हैं, यानी कि तारा या स्टार बालू का स्तूप जो आते हैं वो हमें हमाद स्थलाकृति के रूप में मिलते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसका विस्तार जो है वो कहाँ पे आ जाता है? इनका विस्तार, यानी कि इन बालू का स्तूपों का जो विस्तार जो है वो कहाँ पे आता है? तो इनका विस्तार सोहनगढ़ कहाँ पे आता है? तो जैसलमेर में आता है। सोहनगढ़ जैसलमेर में, और इसके साथ में जो है वो सूरतगढ़ गंगानगर में जो है वो इन बालू का स्तूपों का विस्तार आ जाता है। यानी कि स्टार या बालू का स्तूपों का जो विस्तार जो आता है वो सोहनगढ़ जैसलमेर में और सूरतगढ़ श्री गंगानगर में जो है वो इनका विस्तार आ जाता है। और एक जो है वो बालू का स्तूपों के बारे में हम बात करेंगे, वो हमारा आ जाता है पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक या फिर इसको बोल देते हैं हम पैरा बालू का स्तूप। तो आप ये जो है वो सारी जो बालू का स्तूप जो है उनको नोट कर लेना, फिर हम जो वो नेक्स्ट बालू का स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। और हमारा नेक्स्ट बालू का स्तूप आ जाता है पैरा बालू का स्तूप, या इसको हम पैराबोलिक बालू का स्तूप बोलते हैं। और ये बालू का स्तूप जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? तो इनकी आकृति भी जो है वो थोड़ी थोड़ी तो बरखान की तरह है, लेकिन ये जो है वो बरखान के विपरीत होते हैं, यानी कि बरखान बालू का स्तूप के विपरीत होते हैं। पहले अगर हम बात करें तो इनकी आकृति कैसे आ जाती है? तो आकृति जो है वो हेयर पिन
हेयर पिन का आपको पता ही है, महिलाएं जो हेयर पिन डालती है उसके समान जो इनकी आकृति आ जाती है। पैराबोलिक बालू का स्तूप या पैरा बालू का स्तूप, तो ये जो होते हैं वो बालू का स्तूप जो होते हैं वो बरखान बालू का स्तूप के समान होते हैं, लेकिन इनकी दिशा जो होती है वो भिन्न होती है, इनके निर्माण की दिशा जो वो भिन्न होती है। ये इनका विस्तार जो आता है वो हमारे संपूर्ण मरुस्थल में पाया जाता है। इनकी आकृति हेयर पेन के समान होती है, हेयर पेन यानी कि जो महिलाएं हेयर पेन डालती हैं उसके समान इनकी आकृति होती है। ये बरखान बालू का स्तूप के समान है, लेकिन इनकी दिशा यानी कि इनके निर्माण की दिशा भिन्न होती है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा हमारा जो बालू का स्तूप था यानी कि छठा बालू का स्तूप जो था वो नेटवर्किंग बालू का स्तूप था, यानी कि नेटवर्क बालू का स्तूप था। नेटवर्क का मतलब क्या होता है आपको पता है, ये लगातार जुड़ते जाते हैं, तो उसी प्रकार जो लगातार बनने वाले जो बालू का स्तूप जो होते हैं उनका नाम दिया गया था नेटवर्क बालू का स्तूप, यानी कि लगातार बनने वाले बालू का स्तूपों को नेटवर्क बालू का स्तूप कहा जाता है। ये किस प्रकार की इनकी आकृति होती है, तो इस प्रकार की होती है। इनका विस्तार राजस्थान में कहाँ पे आ जाता है, तो हमारे श्रीगंगानगर में, हनुमानगढ़ में और बीकानेर में जो है वो नेटवर्क बालू का स्तूपों का विस्तार आ जाता है। फिर हम जो है वो नेक्स्ट देखेंगे कि एक बालू का स्तूप और आ जाता है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि यार्डन बालू का स्तूप आता है, क्योंकि ये नाम जो है वो अभी नया है, तो आप इधर वाले नोट कर लेना। यानी कि ये नया बालू का स्तूप है तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, तो आप जो है वो इसको ध्यान से देखना। ये जो बालू का स्तूप जो होता है वो जो 7वां बालू का स्तूप यार्डन बालू का स्तूप। और ये बालू का स्तूप कैसे बनते हैं, तो ये बालू का स्तूप इस प्रकार से बनते हैं। यानी कि इस बालू का स्तूप यानी कि यार्डन बालू का स्तूप की जो आकृति जो होती है वो इस प्रकार की होती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो लहरदार बालू का स्तूपों को जो है वो यार्डन कहते हैं। अब आप बोलोगे मैम यार्डन बालू का स्तूप क्या होता है, किसे बोलते हैं यार्डन बालू का स्तूप, तो मरुस्थल क्षेत्र में लहरदार बालू का स्तूप को यार्डन बालू का स्तूप कहते हैं। और आप इसकी आकृति भी देख रहे हो कि ये जो है वो लहरदार ही लग रहे हैं, इसी वजह से जो है इसको यार्डन बालू का स्तूप कहा जाता है। यानी कि मरुस्थल क्षेत्र में लहरदार बालू का स्तूप को यार्डन बालू का स्तूप कहते हैं। और इन यार्डन बालू का स्तूपों का जो है वो एक अन्य नाम भी आ जाता है, तो उनको उर्मिका के नाम से जाना जाता है, यानी कि अन्य नाम उर्मिक बालू का स्तूप के नाम से भी इनको जाना जाता है, तो आप ये ध्यान में रखना। और इनका विस्तार कहाँ पे आ जाता है, तो इन बालू का स्तूपों का विस्तार जो आता है वो जैसलमेर, जोधपुर और हमारा एक जिला बाड़मेर में जो है वो यार्डन बालू का स्तूपों का विस्तार आ जाता है। यानी कि ये नया बालू का स्तूप है, तो आप इसको जो वो जरूर ध्यान में रख लेना। यार्डन बालू का स्तूप जो आता है इसका अन्य नाम जो आता है वो उर्मिक के नाम से जाना जाता है। और मरुस्थलीय क्षेत्र में जो लहरदार बालू का स्तूप जो होते हैं उनको यार्डन बालू का स्तूप कहा जाता है। इनका विस्तार जो है वो जोधपुर में, जैसलमेर में और बाड़मेर में जिलों में आता है। दूसरा हम बालू का स्तूप पढ़ेंगे अवरोधी बालू का स्तूप, यानी कि आप इन सभी चीज़ों को जो वो नोट कर लेना। फिर उसके बाद जो है वो हम दूसरे बालू का स्तूप यानी कि 8वें बालू का स्तूप के बारे में पढ़ेंगे। और हमारा 8वां बालू का स्तूप आ जाता है अवरोधी बालू का स्तूप। अवरोधी बालू का स्तूप। अब अवरोधी बालू का स्तूप के नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है या प्रतीत हो रहा है कि अवरोध के कारण इनका निर्माण होगा। यानी कि अवरोधी बालू का स्तूपों का निर्माण कैसे होगा, तो इन बालू का स्तूपों का निर्माण अवरोध के कारण इनका निर्माण होगा। अवरोध जो है वो झाड़ी का भी हो सकता है, या फिर पेड़ पौधों का भी हो सकता है, या फिर पहाड़ी क्षेत्र जो होता है वहां पे भी अवरोध हो सकता है। तो यानी कि अवरोधी बालू का स्तूपों का निर्माण अवरोध के कारण होगा। ये झाड़ी, पेड़ या किसी पहाड़ी के द्वारा हो सकता है। और इनका जो एक उपनाम आता है या अन्य नाम, इनका अन्य नाम आता है अवशिष्ट अवरोधी जीवाशेष बालू का स्तूप।
यानी कि जो अवरोधी बालुका स्तूप जो आता है, इनका एक अन्य नाम आता है अवशिष्ट अवरोधी जीवावशेष बालुका स्तूप के बारे में बात कर रहे थे। अवरोधी बालुका स्तूप, अवरोधी का नाम से हमें प्रतीत हो रहा है कि इसका निर्माण जो है वो अवरोध के कारण होगा। तो अवरोध किस किस चीज़ों का हो सकता है, तो झाड़ी का, पेड़ का, पहाड़ियों का हो सकता है। और फिर जो है वो इनका एक अन्य नाम भी आता है, इसको अवशिष्ट अवरोधी जीवावशेष बालुका स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। इनका विस्तार राजस्थान के कौन कौन से जिलों में आता है, तो जोबनेर जयपुर में आता है, नाग पहाड़ अजमेर में आता है, पुष्कर अजमेर में आता है, कुचामन नया जिला बना दिया गया है नागौर को विभाजित करके, तो कुचामन में आता है। और इसके साथ में जो है वो हर्ष की पहाड़ी जो कि सिक्कर में आती है, वहां पे भी जो है इसका विस्तार आता है। और अब हम बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक बालुका स्तूप कहाँ पे देखने को मिलता है, तो जैसलमेर में देखने को मिलता है। आपको पता है कि जैसलमेर का एग्जाम्पल जो वो बार बार आया है, तो जैसलमेर में जो वो सर्वाधिक बालुका स्तूप देखने को मिलते हैं। और सभी प्रकार के बालुका स्तूप यानी कि पैराबोलिक बालुका स्तूप, बरखान बालुका स्तूप, अवरोधी बालुका स्तूप और सभी प्रकार के बालुका स्तूप हमें कौन से जिले में देखने को मिले हैं, तो वो जोधपुर ग्रामीण जिला आता है, उसमें हमें देखने को मिले हैं। जोधपुर ग्रामीण जिला जो है वो जोधपुर से विभाजित करके नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। और हम आपको ज्योग्राफी नए डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहे हैं। अगर हम देखें तो हमारा जो है वो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि हमने अलग अलग बालुका स्तूपों के बारे में आपको बता दिया। और बालुका स्तूप कंप्लीट होने के बाद में हमारा जो नेक्स्ट शुष्क भौतिक प्रदेशों में जो हमारा सेकंड था, यानी कि बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे अब हम। तो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश से सीधा सेंस यानी कि सीधा यही निकल रहा है जहां बालुका स्तूपों का अभाव होता है, जहां बालुका स्तूपों का अभाव होता है वो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश कहलाते हैं। यहाँ लाठी सीरीज जिसको क्या कहते हैं, भूगर्भित जल पट्टी प्राप्त हुई है। और ये जो लाठी सीरीज या भूगर्भिक जल पट्टी प्राप्त हुई है उसकी खोज किसके द्वारा करी गई थी, तो इसकी खोज जो है वो मैंने आपको पहले ही सब बताया था काजरी के बारे में। तो काजरी के वैज्ञानिकों के द्वारा इसकी खोज करी गई थी। यहाँ शेवण घास, यानी कि मैं आपको जो है वो एक डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझा दूंगी, तो आप उस डायग्राम से जो है वो याद रख लेना। ज़्यादा डिटेल से आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इधर वाले जो है वो आप नोट कर लेना। फिर हम जो है वो एक डायग्राम से चीज़ें समझेंगे, यानी कि डायग्राम से देखेंगे हम क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। अब आप बोलोगे कि मैम आप डायग्राम कैसे बनाओगे लाठी सीरीज का, तो देखो आप हम शॉर्ट तरीके से समझाएंगे, आपको बना के दिखाएंगे। तो अब अगर हम देखें तो सबसे पहले जो आती है वो हमारे लाठी सीरीज आती है, ठीक है। लाठी सीरीज जो है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको भूगर्भित जल पट्टी कहा जाता है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें तो इसका विस्तार कहाँ पे आ जाता है, यानी कि राजस्थान में लाठी सीरीज का विस्तार कहाँ से कहाँ तक आता है, तो पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य इसका विस्तार आ जाता है। और पोखरण और मोहनगढ़ दोनों कहाँ पे आ जाते हैं, तो जैसलमेर में आ जाता है। यानी कि मोस्टली अगर आपसे क्वेश्चन करें तो लाठी सीरीज कहाँ पे आ जाती है, तो जैसलमेर में आ जाती है। लाठी सीरीज में जो है एक घास पाई जाती है, यानी कि लाठी सीरीज में घास पाई जाती है जो कि सेवण घास पाई जाती है। सेवण घास किसकी प्रजनन स्थली आती है, तो गोडवाना पक्षी की प्रजनन स्थली आती है। सेवण घास के सूख जाने के बाद इसको लिलोण के नाम से जाना जाता है, यानी कि कटे हुए, मतलब सेवण घास के कटे हुए घास को किस नाम से जाना जाता है, सेवण को, तो लिलोण के नाम से जाना जाता है। जब इस सेवण घास को काट लिया जाता है और ये सूख जाता है, सूखे हुए घास को या फिर कटे हुए घास को लिलोण के नाम से जाना जाता है। सेवण घास की प्रजनन स्थली कौन सी आ जाती है,
सेवण घास में किसकी प्रजनन स्थली आती है? तो गोंडवाना पक्षी की आती है, ध्यान में रखना। एक यहाँ पे जो है वो कौन से गांव में आता है? तो आक्कल गांव में आता है। आक्कल गांव में क्या आता है? तो आक्कल वुड फोसिल्स पार्क। आक्कल वुड फोसिल्स पार्क कहाँ पे आ जाता है? तो वो आक्कल गांव में आता है। और ये आक्कल वुड फोसिल्स पार्क आक्कल गांव में आता है। यह जैसलमेर के दक्षिण में स्थित है। यानी कि जो आक्कल गांव में जो आक्कल वुड फोसिल पार्क आता है, ये जैसलमेर के दक्षिण में स्थित है। और यहाँ पे जो है वो वनस्पति के जीवावशेष प्राप्त हुए हैं। यानी कि ओकल वुड फोसिल्स पार्क जो आता है ये जयपुर के दक्षिण में स्थित है और ओकल गांव में आ जाता है। यानी कि कौन? ओकल गांव में आता है। यहाँ पर वनस्पति के जीवावशेष प्राप्त हुए हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक आ जाता है चांदन नलकूप। चांदन नलकूप को किस नाम से जाना जाता है? थार के घड़े के नाम से जाना जाता है। थार के घड़े के नाम से जाना जाता है चांदन नलकूप। और यहाँ पे जो है वो अवसादी चट्टानों की या अवसादी शैलों की परतों से ढका हुआ है। चांदन नलकूप जो आता है इसको थार के घड़े के नाम से जाना जाता है। और चांदन नलकूप को थार के घड़े के नाम से जाना। और यहाँ पर जो है वो क्या होता है कि अवसादी चट्टानों के अवसादी शैलों से जो है ढका हुआ है। अवसादी चट्टानों या शैलों की परतों से जो है ढका हुआ है, जो कि ये टर्सियस से प्लेस्टोसीन। ओके, ये है टर्सियरी से प्लेस्टोसीन यानी कि जो अवसादी सेल जो है इससे ये ढका हुआ है। और ये किस काल का आ जाता है? तो टर्सियरी से लेकर प्लेस्टोसीन काल का आता है। यानी कि टर्सियरी से लेकर यह प्लेस्टोसीन काल का आता है। काल का है। चांदन नलकूप जो आता है ये अवसादी सेलों से ढका रहता है। चांदन नलकूप अवसादी सेलों से ढका रहता है। फिर हम जो है वो अवसादी चट्टानों के बारे में भी आपको बताएंगे। यह है टर्सियरी से लेकर प्लेस्टोसीन काल के आते हैं। यानी कि यह कौन से काल का आ जाता है? तो ये टर्सियरी से लेकर प्लेस्टोसीन काल का आता है। ओकल वुड फोसिल्स पार्क जैसलमेर के दक्षिण में स्थित है, जहां पर वनस्पति के जीवावशेष पाए जाते हैं। और ये महान मरुस्थल के पूर्व में स्थित है। यानी कि यह जो है वो महान मरुस्थल के पूर्व में स्थित है। यह है महान मरुस्थल के पूर्व में स्थित है। यानी कि यह जो है वो महान मरुस्थल के पूर्व में स्थित है। और यहाँ पे जो वो बालुका स्तूपों का अभाव पाया जाता है। यानी कि मोस्टली तो क्वेश्चन यही होता है कि यहाँ पर हम जो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश पढ़ रहे थे उसी में बालुका स्तूपों का अभाव पाया जाता है। यानी कि यहाँ पे जो है वो बालुका स्तूपों का अभाव पाया जाता है, महान मरुस्थल के पूर्व में स्थित है। और यहाँ पे जो ये जो अवसादी शैलें जो आती है उनसे ढका हुआ रहता है। और टर्सियरी अवसादी चट्टानों में गैस व तेल के भंडार होते हैं। यानी कि ये जो टर्सियरी जो है इसके बारे में भी एक फैक्ट बन जाता है कि टर्सियरी अवसादी चट्टानों में गैस व तेल के भंडार प्राप्त हुए हैं। यानी कि टर्सियरी अवसादी चट्टानों से गैस व तेल के भंडार प्राप्त हुए हैं, गैस व तेल के भंडार मिले हैं।
और ये जो अवसादी सेल समूह में जो है वो भूमिगत जल का अच्छा भंडार आ जाता है, जिसका एग्जाम्पल लाठी सीरीज आता है। यानी कि ये जो अवसादी सेल जो आते हैं इसमें भूमिगत जल का अच्छा भंडार है, भंडार आता है, जिसका एग्जाम्पल क्या आता है, लाठी सीरीज। यानी कि अगर हम देखें तो जो अवसादी चट्टानें जो आती हैं इसमें भूमिगत जल का अच्छा भंडार आ जाता है, जिसका एग्जाम्पल लाठी सीरीज आता है। लाठी सीरीज के पास में जो वो एक नज़दीकी कुआं खोदा गया था, और सेवण घास के बारे में मैंने आपको बता दिया कि यहाँ सेवण घास जो है वो मिली थी, और एक यहाँ पे जो है वो सेज भी आ जाती है। सेज यानी कि सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन। यानी कि इस क्षेत्र में जो है वो सेज की संभावना, या सेज भी हमें देखने को मिलता है। सेज यानी कि फुल फॉर्म होती है सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन, जो है वो यहाँ पे आता है। और एक जो है वो बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश कौन से आ जाते हैं उसके बारे में भी हमें, लेकिन सबसे पहले जो है वो आप ये देख लो, मतलब बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश में राजस्थान का कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं उसके बारे में भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे बालूका स्तूप मुक्त प्रदेशों के बारे में। उसमें हमने देखा था कि बालूका स्तूप जहाँ पे अभाव पाया जाता है बालूका स्तूपों को, उसको हम जो है वो बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश कहते हैं। फिर हमने बात करी थी लाठी सेज के बारे में, पर हम लिखें उससे अच्छा जो वो ये जो डायग्राम के फॉर्म में जो है वो अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। लाठी सीरीज जो आती है उसको भूगर्भित जल पट्टी के नाम से भी जाना जाता है। लाठी सीरीज का विस्तार जो है वो कहाँ से कहाँ तक आ जाता है, तो पोखरण से लेकर मोहनगढ़ तक आ जाता है। और पोखरण मोहनगढ़ दोनों जैसलमेर में आते हैं। पोखरण से मोहनगढ़ के मध्य में लाठी सीरीज का विस्तार आता है। और कौन सा एक गांव आ जाता है, तो आकल गांव आता है। वहां पे ओकलवुड फॉसिल पार्क बना हुआ है, जहां पर वनस्पति के जीवाशय जो है वो हमें प्राप्त हुए हैं। ओकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर के दक्षिणी भाग में जो वो स्थित है। यहाँ पे जो है वो मतलब कि लाठी सीरीज जो है वो इसी के पास में जो एक कुआं खोदा गया था, इसके नजदीक जो एक कुआं खोदा गया था, जो कि चांदन नलकूप आता है, जिसको थार के घड़े के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे अवसादी शैलों से ये ढका हुआ है, यानी कि ये जो है अवसादी शैलों से ढका हुआ है। अवसादी शैल जो आती है यहाँ पे भूमिगत जल की प्रधानता है, या भूमिगत जल बहुत अच्छा है, इसीलिए इसका एग्जाम्पल लाठी सीरीज आता है। और ये जो अवसादी शैल जो आती है ये टर्शियरी से प्लेस्टोसिन काल की आती है। यानी कि कौन से काल की आ जाती है, तो टर्शियरी से प्लेस्टोसिन काल की आ जाती है। लाठी सीरीज में सेवण घास पाई जाती है, जिसके सूख जाने पर या फिर कटे हुए भाग को जो वो लिलोण कहा जाता है। जब हम इसको काट लेंगे तो फिर ये सूख ही जाएगी, तो फिर इसके कटे हुए भाग को लिलोण कहा जाता है। ये तो इधर वाली पूरी हिस्ट्री आई। और इसके बाद में जो वो यहाँ पे खोज जो थी लाठी सीरीज की वो किसके द्वारा करी गई थी, तो जो काजरी के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर जोधपुर में आता है, उसके साइंटिस्ट के द्वारा, उनके वैज्ञानिकों के द्वारा जो वो लाठी सीरीज की खोज करी गई थी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पे सेवण घास की संभावना, यानी कि सेवण घास आ जाता है। सेवण घास किस पक्षी की जो वो प्रजनन स्थली आता है, तो गोंडवाना पक्षी है, जिसके बारे में आपने सभी ने जो सुन रखा है, उसकी प्रजनन स्थली सेवण घास आता है। यहाँ पे जो है वो सेज आता है, यानी कि सेज की संभावना जो है वो यहाँ पे है, यानी कि सोलर एनर्जी की संभावना जो इस क्षेत्र में आ जाती है, इसीलिए वजह से यहाँ पे जो सेज को डेवलप किया गया है। सेज मतलब कि सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन जो है उसका विकास जो है वो यहाँ पे किया गया है। अब ये जो है वो हमारी सारी चीजें, और ये जो वो महान मरुस्थल के पूर्व में स्थित है, और ये बालूका स्तूपों का यहाँ पे अभाव पाया जाता है। टर्शियरी अवसादी चट्टानों में गैस व तेल के भंडार प्राप्त हुए हैं या मिले हैं, यानी कि जो टर्शियरी अवसादी चट्टानें जो आ जाती हैं यहाँ से हमें गैस व तेल के भंडार जो है वो मिले हैं। अब ये सारी चीजें जो है वो या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, फिर हम जो है वो आगे शुरू करेंगे कि हमारा जो बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश जो है वो कौन कौन से आ जाते हैं। पोखरण, और पोखरण आपको पता ही है कहाँ पे आता है, जैसलमेर। और इधर जो है वो फलोदी। बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी कि कौन सा क्षेत्र जो है वो बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश का आ जाता है, तो पोखरण, फलोदी और बालोतरा। बालोतरा आप सभी को पता है कि बाड़मेर जिले को विभाजित करके नया जिला बनाया गया था बालोतरा, ये आप सभी समझ लेना। और ये जो सेवण घास जो आता है इसके संबंध में मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इसमें धामण घास पाई जाती है, धामण घास इसमें पाई जाती है, सेवण घास पाई जाती है।
यानी कि 2-3 जो है वो आपसे घास के नाम पूछ लेंगे, तो आप 2-3 घासों का नाम भी याद रखना, क्योंकि यहाँ पे जो एक अजीब सा नाम आता है तरड़गम, तरड़गम घास यहाँ पे पाई जाती है और करड़ी घास यहाँ पे पाई जाती है। तो आप जो है वो इन घासों का नाम याद रखना, क्योंकि इनके संबंध में जो वो शॉर्ट सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो सेवण घास के साथ साथ में जो वो धामण घास, सेवण घास और करड़ी घास और तरड़गम घास का नाम भी जो है वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो ये हमारा जो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश और बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश दोनों जो वो कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि जो हमने शुष्क प्रदेश बारे में बात करी थी, भौतिक प्रदेशों के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने 2 देखे थे, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। इन दोनों के बारे में जो है वो हमने डिटेल से पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो है वो हम थोड़ा जो है वो अर्ध शुष्क के बारे में बात कर लेते हैं। फिर हम जो अगला वीडियो लाएंगे उसमें जो है वो अर्ध शुष्क प्रदेश में जो 4 भाग आ जाते हैं, अर्ध शुष्क प्रदेश को जो 4 भागों में बांटा गया है उसके बारे में बात करेंगे। तो अब हम रखेंगे थोड़ा सा अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश। यानी कि अब हम जो है वो सेकंड भाग जो कि अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश आता है उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि मैं आपको जो वो मैप के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता दूंगी, फिर हम जो इसके 4 भाग बात की थी हमने उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश क्या आ जाता है उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो अब हम जो है वो थोड़ा मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो ये तो हमारा जो है वो शुष्क प्रदेश आता है, इधर वाला जो एरिया आता है वो शुष्क प्रदेश का आता है। और ये आपको मैंने पहले बताया था 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और ये जो क्षेत्र था वो आता है अर्ध शुष्क प्रदेश, जिसके बारे में अब हम जो है वो देखेंगे। और इधर जो है वो हमारी अरावली आई जाती है। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया इसलिए आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए थोड़ा ध्यान में रख लेना। अरावली पर्वतीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थल जो आता है इसका मतलब कि ये तो हमारी शुष्क प्रदेश आ जाता है, ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा आती है, ये अर्ध शुष्क प्रदेश आ जाता है, इधर हमारी अरावली पर्वतमाला आ जाती है। तो हम जो है वो इनको थोड़ा डिटेल में भी लिखेंगे, डिटेल में भी याद रखेंगे, ठीक है। तो डिटेल में आपको लिखा देती हूँ कि जो अर्ध शुष्क प्रदेश जो आता है इसका एक उपनाम भी आ जाता है। यानी कि अर्ध शुष्क प्रदेश को जो है वो संक्रमणीय या परिवर्ती प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इसका उपनाम आ जाता है, उपनाम क्या आ जाता है, तो इसको संक्रमणीय या परिवर्ती प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो ये अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जो आता है इसको संक्रमणीय और इसको जो वो परिवर्ती प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अब आप बोलोगे मैम इसको संक्रमणीय या फिर परिवर्ती प्रदेश क्यों कहा जाता है, तो ये शुष्क व अर्ध शुष्क जो प्रदेश जो आता है परिस्थितियों का पाया जाना है। यानी कि ये जो अर्ध शुष्क नाम आता है इसका सेंस यही निकलता है कि इसमें शुष्क वाली परिस्थितियां भी पाई जाती है और अर्ध शुष्क वाली परिस्थितियां भी पाई जाती है। आप बोलोगे कि मैम संक्रमणीय या फिर परिवर्तित प्रदेश इसको क्यों कहा जाता है, तो इसमें शुष्क व अर्धशुष्क परिस्थितियों का पाया जाना। यानी कि इसको संक्रमणीय या परिवर्ती प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें शुष्क व अर्धशुष्क दोनों परिस्थितियां पाई जाती है, इसलिए तो ये अर्धशुष्क है। यानी कि इसमें थोड़ा शुष्क प्रदेश की परिस्थिति भी पाई जाती है और उसमें अर्धशुष्क प्रदेश की परिस्थिति भी पाई जाती है, इसलिए जो उसको संक्रमणीय या फिर परिवर्ती प्रदेश के नाम से जाना जाता है। फिर अगर हम बात करें तो हम थोड़ा सा डिटेल में अगर हम देखें तो ये है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और
25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और अरावली पर्वतीय प्रदेश के मध्य स्थित है। यह 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में और पूर्व में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पूर्व में और अरावली पर्वतीय प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। यह शुष्क प्रदेश के पूर्व व अरावली प्रदेश के पश्चिम में प्रदेश के पूर्व व अरावली प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। अब ये अरावली प्रदेश के पश्चिम में और पूर्व प्रदेश के पूर्व में कैसे स्थित है, इसके बारे में भी जो है हम आपको अच्छे से समझाएंगे। अगर हम देखें दूसरा, तो ये जो है वो शुष्क प्रदेश 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और अरावली पर्वतमाला के मध्य में स्थित है, और अरावली पर्वतीय प्रदेश और पश्चिमी शुष्क जो जलवायु प्रदेश जो आता है उसका पूर्व में स्थित है। शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश के मध्य में जो अरावली पर्वतमाला स्थित है, यानी कि यह है शुष्क प्रदेश व अरावली प्रदेश के मध्य स्थित भौतिक प्रदेश है। अब जो है वो आपका ये कन्फ्यूजन जो है वो मैं दूर कर दूंगी। कैसे कि हमने जो है वो ये थ्योरी लिख दी। थ्योरी जो है वो आरएस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने जो है थ्योरी लिखी है। अब हम जो वो शॉर्ट तरीके से समझेंगे कि ये जो है वो हमारे शुष्क प्रदेश आ जाता है, इसके मध्य में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा आती है। तो शुष्क प्रदेश के पूर्व में और अर्ध शुष्क प्रदेश कि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में अर्ध शुष्क प्रदेश स्थित है, और यह 25 सेंटीमीटर के पूर्व में और अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में अर्ध शुष्क प्रदेश स्थित है। शुष्क प्रदेश और अरावली पर्वतीय प्रदेश के मध्य में अर्ध शुष्क प्रदेश आता है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा और अरावली पर्वतीय प्रदेश के मध्य में जो है वो अर्ध शुष्क प्रदेश आता है। यही मैंने जो वो यहाँ पे लिखा है, और यही जो इस मैप में मैंने आपको समझाया है कि शुष्क प्रदेश का तो कौन सा भाग होगा, पूर्व भाग होगा, और अरावली पर्वतीय प्रदेश का कौन सा भाग होगा, पश्चिमी भाग होगा। उसी प्रकार ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा का भाग होगा। तो ये सभी चीजें जो है वो आप नोट कर लेना, क्योंकि ये जो है वो आपके आरएस मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये थ्योरी। और ये जो डायग्राम आप मैंने बनाया है ये आप जो है वो आरएस मेंस में यूज करना है इसे, और इस तरीके से जो है वो आप थोड़ी सी थ्योरी लिख देना, या फिर ऐसे आप बना के आओगे तब भी जो है वो आपके लिए सही रहेगा। यानी कि जब आरएस मेंस में इतनी थ्योरी लिखने की जगह ये मैंने इसलिए बनाया कि मैं तो आपको इससे भी समझा सकती हूँ, लेकिन आरएस मेंस में आपको किस तरीके से जो है वो समझाना है वो यहाँ पे आता है, क्योंकि आपको ये थ्योरी लिखोगे तो इसमें जो वो बहुत ज़्यादा आपका जो है वो खत्म हो जाएंगे लाइनें, और इफेक्टिव भी नहीं होगा। अब आपको जो है वो अपनी चीज़ें दर्शाने के लिए, अपनी चीज़ों को इफेक्टिव बनाने के लिए जो है वो आप इस प्रकार के डायग्राम बनाना, और इसमें जो वो ये लिख देना, और इसमें जो वो कलर फिलअप कर देना। कलर तो वहाँ पे होते नहीं है शायद, हाँ, तो ये जो है वो इस प्रकार का डायग्राम आप बना देना, ठीक है। तो ये आप आरएस मेंस के लिए जो यूज़ में ले सकते हो। अब हमने जो है वो ये सारी चीज़ों के बारे में बात कर ली। अब हम जो है वो जो हमारा अर्ध शुष्क प्रदेश जो था उसके जो घग्गर बेसिन आ जाता है, शेखावाटी बेसिन आता है, नागौर उच्च भूमि प्रदेश आता है, लूनी बेसिन आता है, इसके बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी ये चीज़ें जो वो आप नोट कर लेना और इसका जो वो रिवाइज कर लेना, यानी कि बार बार इसका रिवीजन कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड बाय।